नमस्कार, मैं सौरभ भारद्वाज और एक बार फिर राजनीतिक चर्चा के लिए हम लोग पहुंचे हैं सुनील तेवतिया जी के पास। सुनील तेवतिया जी आईएनएलडी के फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं और उनके साथ हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किन मुद्दों पर फिलहाल फरीदाबाद लोकसभा का ये जो चुनाव है, ये चुनाव लड़ा जा रहा है। सुनील जी, सबसे पहले तो नमस्कार। और क्या लगता है आपको, किन मुद्दों पर ये लोकसभा चुनाव लड़ा जा रहा है? देखिए, सबसे ज़्यादा तो जो लोग आम लोगों की जो परेशानी है, तहसील से लेके नगर निगमों में प्रदूषण है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अस्पताल कोई बना नहीं, स्कूल कोई अपग्रेड नहीं हुए, तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनके ऊपर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। खासकर तो भ्रष्टाचार के ऊपर ये है। तो जो भाजपा सरकार जो कहती है कि भ्रष्टाचार विरोधी है, इनकी जो पार्टी में चला जाता है तो वो साफ़ हो जाता है। बाकी जितने इनकी पार्टी में जो भ्रष्टाचारी, उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक मुख्यमंत्री तक को इन्होंने जेल में डाल दिया बिना किसी सबूत के, ठोस। तो ये यही सबसे बड़ी वो है कि, और इतनी बड़ी जाति होने के बावजूद, जाट मतदाता होने के बावजूद, कभी 5 साढ़े 5 लाख, मुझे हैरानी है कि किसी जाट को कभी पिछले 30-35 साल में किसी राष्ट्रीय पार्टी ने प्रतिनिधित्व नहीं करने का मौका दिया फरीदाबाद से। तो लोगों का मन था कि किसी क्षेत्रीय दल की तरफ जाने का, और क्षेत्रीय दलों में सबसे ज़्यादा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का रुतबा रहा है। तो लोग चाहते हैं कि कोई जाट उम्मीदवार भी होना चाहिए था बीच में। तो लोगों के आशीर्वाद से और चौटाला साहब के आशीर्वाद से उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा ठीक है। तो मैं आईएनएलडी से प्रत्याशी घोषित कर दिया उन्होंने। प्रत्याशी घोषित कर दिए। कृष्णपाल जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और पिछले 10 साल से 2 बार यहाँ लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्या लगता है, उन्होंने कैसा काम किया है पिछले 10 सालों में? देखिए, मैं जितना भाजपा के बारे में जानता हूँ, वो बोलते ज़्यादा हैं, करते बहुत कम हैं। मुझे जितना शायद कांग्रेस के टाइम में गंदगी नहीं थी, जितनी फरीदाबाद में इन 10 सालों में हुई है। हर 500 मीटर पर कचरे के ढेर मिलेंगे। स्कूल एक अपग्रेड हुआ नहीं। मेट्रो का प्लान तैयार करते करते 10 साल बिता दिया इन्होंने। गुड़गांव ले जाएंगे, बाटा से ये करेंगे वो करेंगे, आज तक भी उसकी डीपीआर तैयार शायद नहीं हुई है। स्कूल अपग्रेड नहीं हुए, हॉस्पिटल खरीदा सरकार ने, वो नहीं चला। और भ्रष्टाचार जितने भी, किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाओ, आज हालात ये हैं कि लोगों की लाइनें लगी पड़ी हैं, भीड़ लगी पड़ी है। तो ये उपलब्धियां हैं भाजपा सरकार की। प्रॉपर्टी आईडी को लेकर पूरा घोटाले हुए और लोगों को परेशानी रही। घोटाले तो बहुत हुए हैं। घोटाले तो सरकार के पास जांच होने के बाद रिपोर्ट भी आ चुकी है कईयों की। जैसे उसका था, रजिस्ट्री का घोटाला था, शराब का था, लेकिन वो सार्वजनिक नहीं की सरकार ने, खट्टर साहब ने उस टाइम। अब भी पड़ी हुई है, हिम्मत हो तो करके दिखा दो, क्योंकि उसमें सारे फंसते हैं, सीएम, डिप्टी सीएम और मिनिस्टर। अभी जब घोटालों की सरकार है, नगर निगम के दफ्तरों में, किसी और दफ्तर में चले जाओ आप, पहले तो प्रॉपर्टी आईडी सही बना के नहीं बनेगी आपकी तो सही होगी। 4 दिन बाद आप दोबारा जाओगे किसी काम के लिए तो उसमें नाम बदला हुआ मिलेगा, या उम्र कुछ और कर देंगे, या फादर नेम सर ने वो बदल देंगे। फिर उसे ठीक करवाने के लिए चक्कर काटते रहो, फिर 5-10 हज़ार रुपये दो तो जाके ठीक होती है। इसी बात की भीड़ लगी है। तो ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार है। जो चीज़ एक बार बनी है वो कंप्यूटर पर चढ़ गई तो ख़राब कैसे हो जाती है, गलत कैसे हो जाती है वो। इसी बात की भीड़ है सबसे ज़्यादा, ये काम किए। मनोहर लाल जी कहते थे या कृष्णपाल जी कहते थे कि हमने परिवार पहचान पत्र बनाए हैं और उससे लोगों का जनजीवन जो है वो बड़ा आसान हो गया है। देखिए, मनोहर लाल खट्टर जी तो यहाँ ये भी बोल के गए थे कि हम मोहना के यहाँ एक इंटरचेंज बना के देंगे, फिर मुकर गए अपनी बात से। आज 8 महीने हो गए लोगों को धरने पे बैठे हुए। जब उस एलिवेटेड रोड का फ़ायदा क्या, जो फरीदाबाद से नोएडा को कनेक्ट करेगी और गुड़गांव वालों को भी आसानी होगी, दिल्ली जाम से मुक्ति मिलेगी, वो सीधे नोएडा जा सकते हैं वहाँ से। अगर उस वहाँ 40 गाँव को फ़ायदा होता है, उससे उनकी तरक्की होती है, तो इंटरचेंज बनाने में समस्या क्या थी? समस्या कुछ नहीं थी, समस्या इनका अहंकार है।
फिर मंत्री जी ने दिल्ली जाके फ़ोटो भी अखबार में खिंचवा के लगवा दी कि मैंने मंजूर करवा दिया है, वो भी झूठ निकला। आज भी लोग धरने पे बैठे हैं। लोगों को ये सोचने की ज़रूरत है कि कुछ टाइम कांग्रेस का रहा कोई भी, तो कांग्रेस से भाई अब पेट भरा तो बीजेपी पे चले गए, बीजेपी से पेट भरा तो वापस कांग्रेस। लेकिन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। 10 साल उन्होंने भी किया था, उस टाइम भी भ्रष्टाचार खूब था, आज भी भ्रष्टाचार खूब है। तो बदला क्या? बदलाव सिर्फ लोगों को लाना है तीसरा विकल्प के लिए। लोग को सोचने की ज़रूरत है कि तीसरा विकल्प की तरफ हमें जाना चाहिए। इनको तो हम बार बार बदल बदल के देख लिए हैं, अब मौका है कि तीसरे विकल्प की तरफ जाएं। और हमारा तो परिवार भी वो परिवार है जिसकी 4-4 पीढ़ियाँ इस देश पर कुर्बान हुई हैं। हमने हमेशा लोगों की समाज में मदद करी है, किसी के 2 रुपए का गुनाह नहीं किया, किसी से लेके कभी ज़िंदगी हमेशा दिया है। और जब लोगों के बीच में इतनी साफ छवि और ऐसे परिवार का उम्मीदवार हो, तो मुझे लगता है कि लोगों को इस पर सोचने की ज़रूरत है। बहुमत दे और हमें लोकसभा में भेजें, हम करके दिखाएंगे क्षेत्र में विकास का काम कैसे होता है। कृष्णपाल जी कह रहे हैं कि इस बार 10 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत होगी। अभी एक इंटरव्यू दे रहे थे कि मैंने नहीं कहा, मेरे जो समर्थक हैं वो समर्थक ये बात कह रहे हैं। तो क्या लगता है उनके दावे में क्या सच्चाई है? कोई सच्चाई नहीं है, वो कम से कम तीसरे नंबर पर मिलेंगे इस बार। मोदी जी को मैं नहीं कह सकता कि वो प्रधानमंत्री बने ना बने, पर हाँ इनका मुझे नहीं लगता कि तीसरा नंबर से पहले इनका नंबर भी आएगा। 10 लाख तो बहुत दूर की बात है। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लाख वोट ले लेंगे, इससे ज़्यादा मुझे उम्मीद नहीं है। जो लोग, मैंने तो यहाँ से होडल तक, हतीन तक जो दौरे किए हैं, एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो इनके खिलाफ नहीं हो। अब वो ये जाने क्यों खिलाफ है। लोगों ने गांव तक में बोर्ड लगा रखे हैं कि कोई भी भाजपा प्रत्याशी गांव में ना घुसे। तो ये मेरी वजह से तो नहीं लगाए। अब लोगों की नाराज़गी क्यों है, क्या है, लोग बेहतर जानते हैं। मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं है। लोग बेहतर जानते हैं। और फरीदाबाद अगर हम बात करें अभी, तो बात यह है कि लगातार ये कहा जा रहा है कि ये जो चुनाव है तेवतिया जी, ये चुनाव फरीदाबाद की जनता बनाम कृष्णपाल का चुनाव है। क्या लगता है आपको? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कृष्ण पाल को तो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि वोटिंग का दिन आए और इसको इनका निपटारा करें। तो विकल्प बचते हैं महेंद्र प्रताप जी और मैं। अगर मुख्य विकल्प देखा जाए तो लोगों को अब ये सोचना चाहिए कि एक बार कांग्रेस, एक बार ये सब करते तो रहे इतने सालों, लेकिन बदलाव आया कहाँ? बदलाव इसलिए नहीं आया क्योंकि लोगों ने कभी तीसरे विकल्प की तरफ देखा ही नहीं। तीसरे विकल्प की तरफ जिस दिन देख लेंगे उस दिन बदल जाएगा। हमने जो सोचा है, हम सारे स्कूलों को अपग्रेड करेंगे। जो सड़कें 2-2 महीने में टूट जाती है नई बनी हुई, उसका भी इलाज करेंगे। सरकार हर ज़िले की हर ज़िले से ही चलेगी। सरकार खुद लोगों के दरवाजे पे जाया करेगी, जैसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के टाइम में जाती थी और वहीं उसका समाधान भी कराती थी तुरंत। हाँ, उस टाइम कान नगर निगम में कोई भीड़ मिलती थी, एक अधिकारी की हिम्मत नहीं थी कोई भ्रष्टाचार की तरफ देख जाए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की एडमिनिस्ट्रेशन इतनी ज़बरदस्त थी, तो उसका फ़र्क तो था ही। उनकी बनाई हुई रोड, मेवात में आप जाके देखो, हॉस्पिटल या कॉलेज जो बने हुए हैं वो उन्हीं की देन है। उसके बाद आज तक मेवात में एक ईंट तक नहीं लगी। तो ये 20 साल से यही है ना, 10-10 साल दोनों, कांग्रेस भी रही है, भाजपा भी रही है। तो अब लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि इनसे पीछा छुड़ाया जाए अपना। और जिस परिवार ने हमेशा लोगों का भला किया है, देश के लिए 4-4 पीढ़ियाँ कुर्बान हुई है, उसकी तरफ देके हम काम करके दिखाएंगे। हम प्रदूषण पर भी काम करेंगे। ये जो जगह जगह गड्ढे हैं, ट्रैफिक जाम जिनकी वजह से होता है, इस पर काम करेंगे। सड़क पे कहीं गड्ढा नहीं होगा ना। तो एक तो रेड लाइट है, चौक बहुत है हमारे यहाँ, कुछ गड्ढों की वजह से बरसात होती है तो गाड़ी धीरे हो जाती है, फिर जाम लगते हैं। तो ये चीज़ हम रोज़ देखते हैं। गांव में चले जाओ, ऐसी हालत है, जो शहर के बीच में गांव है, कि मैन होल के ढक्कन उतरे हुए हैं और उनमें से गंदगी बाहर आती रहती है। लोगों के घरों में आधी बार वही पानी आता है। लोग उनमें गिर गिर कर मर रहे हैं। ढक्कनों में जो खुले मैन होल हैं उनमें गिर कर मर रहे हैं। खैर वो तो इस पूरे शहर ने देखा। हाँ, तो देख रहे हैं, हर साल देखते हैं, कोई नई बात तो है नहीं। बस पोर्टल की सरकार चल रही है, हर चीज़ का पोर्टल, वो भी काम नहीं करता। लोग रजिस्ट्री के लिए खड़े रहते हैं,
पोर्टल नहीं चल रहा जी, इस चीज़ के लिए गए तो पोर्टल नहीं चल रहा है। तो उन पोर्टल बनाने का फ़ायदा क्या है जब काम ही नहीं होता। तो काम होता है जैसे अभय सिंह जी और जैसे ओम प्रकाश चौटाला जी कहते थे कि एक फ़ोन किया तो 5 मिनट में काम होता था, आदमी को परेशान नहीं होना पड़ता था। हाँ। तो ऐसी सरकार बनाए जो तुरंत जिसके कहने से एक झटके में काम हो और लोगों को धक्के ना खाने पड़े चंडीगढ़ बार बार। लोगों को बार बार धक्के ना खाने पड़े, चंडीगढ़ ना जाना पड़े। अभी पीछे कांग्रेस में थोड़ा सा विवाद चल रहा है। करण सिंह दलाल जी बार बार बात कर रहे हैं कि कांग्रेस को अपना टिकट बदल देना चाहिए और जाट उम्मीदवार को या यूं कहें कि पलवल को रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। भाई दिया है ना पहले कई बार, और जो कह रहे हैं भाई उनको वो अपने हिसाब से ठीक कह रहे होंगे। अब कांग्रेस के अंदरूनी बातें हैं, उस पर किस वजह से नहीं दी या दी महेंद्र प्रताप जी को, मैं तो कह नहीं सकता उनके बारे में, वो खुद बेहतर ज़्यादा बता सकते हैं। पर आपको लगता है कि जाट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जब 2 लाख वोट, 2.25 लाख वोट हमारे यहाँ गुर्जर बरादरी की पड़ती हैं, वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन जिसकी 5.5 लाख के करीब वोट हैं जिस बरादरी की, उसको किसी पार्टी ने प्रतिनिधित्व नहीं दी है 30-35 सालों में। रामचंद्र बेंदा जी बने? बेंदा जी बने, कम टाइम के लिए बने, एक बार 5 साल रहे वो लगातार, नहीं तो जैसे 13 दिन में सरकार गिरी फिर गिरी। उस टाइम लोग जुड़े तो जीता भी ना, 3 बार जिताया है लोगों ने, तो इसका मतलब जाटों का वजूद है ना सबसे ज़्यादा। तो कम से कम गौर करना चाहिए था, किसी एक राष्ट्रीय पार्टी को एक टिकट तो जाटों को देनी चाहिए थी, मेरा मानना यह है। देनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है अब जो मुख्य मुकाबला है वो आप में और महेंद्र प्रताप जी में? बिल्कुल है, और 36 बरादरियों का समर्थन है। हमें हर इस समाज में काम करते हुए सामाजिक तौर पे भी और राजनीतिक तौर पे भी, मैं खुद सबसे ज़्यादा मेरे यहाँ आने वाले वाल्मीकि हैं, मुसलमान लोग हैं और नीची जातियों के लोग हैं जो सबसे ज़्यादा मेरे पास ही आते हैं, क्योंकि उनके काम सबसे ज़्यादा मैं ही करता हूँ। इसलिए मैं हमेशा 36 बरादरियों की बात करता हूँ, सिर्फ जाटों की नहीं करता मैं। चलो मैं जाट घराने में पैदा हूँ वो अलग बात है, लेकिन हमेशा छोटे तबके के लोग, निचले, जिनकी कहीं पूछ नहीं होती थी, मैं कुछ ना होते हुए 20 साल में मैंने उनके बहुत काम करवाए, और आज भी मैं करता हूँ उनके काम, थाने तहसीलों के या जैसे भी है। तो हमारे तो मुस्लिम मतदाता भी हमसे इन्हें लोगों के साथ आज बहुत मजबूती से खड़े हैं। 36 बरादरी का पूरा समर्थन है। तो मुकाबला तो महेंद्र प्रताप जी से है, उनका तो भाजपा का तो कुछ बचा नहीं है। आप यहाँ से वहाँ तक खुद सर्वे करके देख लो, एक आदमी आपको मिल जाए कि भाजपा को वोट दूंगा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तेवतिया जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फरीदाबाद आपने सुना, सुनील तेवतिया जी राजा नाहर सिंह के वंशज हैं, और राजा नाहर सिंह को तो तमाम इलाका, पूरा देश जानता है। अपना बलिदान दिया था उन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो पहला स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था 1857 में, उसमें राजा नाहर सिंह ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बड़ी लड़ाई लड़ी, और बाद में उन्हें लाल किले की दीवार पर ले जाकर शहीद कर दिया गया, फांसी दे दी गई। उन्हीं के वंशज हैं, और वो इस बार लोकसभा में आईएनएलडी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आईएनएलडी की ओर से प्रत्याशी हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, ऐनक के चिन्ह पर हैं इस बार। उनके साथ हमने बातचीत की। हमारा ये सियासी सफ़र लगातार जारी रहेगा, और भी तमाम उम्मीदवारों के साथ हम आपको मिलवाते रहेंगे, और भी जो मुद्दे आएंगे उन पर चर्चा करेंगे। फिलहाल ऐसी ही और राजनीतिक चर्चाओं से आपको लगातार जोड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।